स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेंटेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ग्रामर क्या होता है। सबसे पहले ये जाना है कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर का हिंदी मीनिंग होता है व्याकरण। ग्रामर, इसका डेफिनेशन है ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर क्या है? ग्रामर मतलब व्याकरण, इज है सिस्टम, प्रणाली, तरीका ऑफ लैंग्वेज, किसका? भाषा का। व्याकरण भाषा का प्रणाली होता है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर भाषा की प्रणाली होती है। कभी कभी कुछ लोग इसे नियम भी कह देते हैं, लेकिन नियम नहीं कहेंगे, बस ये जाना है भाषा की जो प्रणाली होती है वही व्याकरण कहलाती है। इनकी ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। तो वही चीज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सेंटेंस, वाक्य। वाक्य क्या होता है इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, परिभाषा किसका? ग्रामर का है। सेंटेंस का देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। ये ध्यान रखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये भी और ये भी दिया हुआ है। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि ए सेंटेंस एक वाक्य इज है, होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप एक समूह ऑफ काकी के वर्ड्स शब्दों का, अर्थात एक वाक्य शब्दों का एक समूह होता है इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में। ये नहीं कि शब्दों का समूह हो लेकिन उसका कोई व्यवस्थित क्रम ना हो। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ कंडीशंस हैं इसके। शब्दों का समूह होना चाहिए और जो शब्दों का समूह करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि वही शब्द रहे लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में ना हो, तो ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट्स जो किया कि मेक्स बनाता है कंप्लीट, पूर्ण सेंस मीन्स भाव, जो पूर्ण भाव बनाता है। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं वो ध्यान देंगे। जैसे दिया सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वो शब्दों का समूह होना चाहिए, ये चीज वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, अर्थात जो शब्द है हमारे वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। और अगला चीज है उसका पूर्ण भाव निकलना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का सार्थक समूह व्यवस्थित क्रम में शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन। अब ये दो उदाहरण हमने लिख रखा है, देखते हैं इसमें से पहचानते हैं कौन वाक्य है और कौन वाक्य नहीं है। तो देखेंगे ये दिया हुआ है कि राजू इज अ गुड बॉय, ये पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, दिया है बॉय क्रिकेट प्लेइंग मैच द इज, ये भी एक उदाहरण है। एक उदाहरण ये है। अब इसका हम ये देखें कि क्या है शब्दों का समूह है, तो जाहिर सी बात है ये भी शब्द है, ये भी शब्द, ये सभी शब्द हैं, इसमें भी शब्द है, अर्थात ये शब्दों का समूह है। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात देखते हैं क्या है करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं। तो करेक्ट ऑर्डर में राजू इज ए गुड बॉय, ये करेक्ट ऑर्डर में दिख रहा है भाई। बॉय क्रिकेट प्लेइंग मैच द इज, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ये तो और अगला चीज क्या दिया है? कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव देखते निकल रहा है कि नहीं। भाव निकलता है, कोई भी वर्ड हो भाव तो निकलता ही है, लेकिन वो पूर्ण भाव उस वाक्य का निकलना चाहिए। तो राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है। व्हाइल इन सेकंड सेंटेंस बॉय क्रिकेट प्लेइंग मैच इज द, यानी कि लड़का मैच खेल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, मैच इज, यानी कि व्यवस्थित क्रम में नहीं अर्थ दे रहा है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो हमारा सेंटेंस है और जो दूसरा दिया हुआ है ये हमारा सेंटेंस नहीं है। तो ये सेंटेंस जानने के लिए ये डिफिनेशन
और जो भी कंडीशंस इसमें बताए गए हैं वो हम सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। अगर वो सारी शर्तों को पूरा करता है तो वो सेंटेंस है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। ये रहा सेंटेंस। अब इसके बारे में हम देखते हैं सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मीन्स होता है स्वरूप। कोई भी सेंटेंस हो उसका स्वरूप कैसे होता है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस। पैटर्न ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप कैसा होता है तो ये जानना है। इंग्लिश में कैसा होता है। इंग्लिश में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे, लेकिन इसका उदाहरण देने से पहले एक बात ये भी बता दें हम, हिंदी में क्या होता है। हिंदी में हमारा होता है सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। ये हिंदी का पैटर्न है, लेकिन जो इंग्लिश का पैटर्न है वो ये होता है। जैसे इसका अगर देखते हैं, मोहन खाना खाता है, ये दिया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो कि हिंदी का क्रम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये हिंदी का क्रम है, ये हिंदी का पैटर्न है। जब हिंदी में अनुवाद बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये क्रम है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा ये सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम अनुवाद बनाते हैं यही चीज, मोहन इट्स फूड। हिंदी का क्या था, हिंदी में भी देख सकते हैं, मोहन खाना खाता है। देखें ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मोहन इट्स मीन्स खाता है, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिंदी में देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। अब कैसे जानते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। तो इसको जानने से पहले ये जाने कि जो हु का जो जवाब होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इट्स फूड, तो हु से हम क्वेश्चन करेंगे, हु इट्स फूड, तो जो हु का आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है। व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे और जो जवाब मिलेगा हमारा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताया जाएगा कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे पहचानेंगे, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखेंगे हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस कैसे जानेंगे। तो ये जान लें व्हाट मीन्स होता है क्या और हुम मीन्स होता है किसको। क्या और किसको से जब प्रश्न करेंगे उसका जो जवाब मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना खाता है, तो व्हाट से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट और हु, ये दो शब्द हैं। जबकि सब्जेक्ट पता करने के लिए हमारा हु से प्रश्न करना होता है। तो ये देखेंगे, पहले व्हाट से चेक करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी वाक्य में हमारे ये इसके दोनों जवाब मिल जाएं, ठीक है, दोनों मिल भी सकते हैं या एक मिल सकता है। ऐसी स्थिति हो तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो इसका जवाब होगा। तो देखें, मोहन इट्स फूड, मोहन खाना खाता है। मोहन क्या खाता है, मोहन क्या खाता है, व्हाट, मोहन क्या खाता है, तो मोहन खाना खाता है। क्या खाता है, खाना। क्या का जवाब क्या मिला, खाना, यानी कि फूड। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
जो व्हाट और हुम का जवाब होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हु का जवाब होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? जो कार्य होता है किसी वाक्य में वही हमारा वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, घूमना, देखना, चढ़ना, उतरना, ये सभी हमारे वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, पूछ दिया जाए स्कूल क्या है, स्कूल क्या क्रिया है, तो सबसे पहले ये जाना है कि स्कूल, अगर कोई पूछ रहा स्कूल क्रिया है तो जानेंगे कैसे? ये जाना है कि अगर कोई कहे स्कूल करो तो स्कूल करने का मतलब क्या करना है हमको? तो स्कूल करने का मतलब कुछ नहीं, मतलब वो दिमाग में कुछ वो होगा ही नहीं कि अगर कोई किसी को कहे कि तुम स्कूल करो तो स्कूल वो नहीं, मतलब वो सोचने लगा यार स्कूल क्या होता है। लेकिन वही ये कहा जाए कि पढ़ो, तब वो कोई भी व्यक्ति हो जब ये कहा जाएगा कि पढ़ो तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, कहा जाएगा लिखो वो लिखना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहा जाएगा कि स्कूल करो तब वो सोचने लगेगा। इसका मतलब ये है स्कूल क्रिया नहीं है, जबकि पढ़ना लिखना ये क्रिया है। कहने का आशय यह है कि जो कार्य किया जाता है, करने के लिए कहा जाए, वो कार्य लोग करने लगे, वही हमारा क्रिया है। तो ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पैटर्न के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब ये बता दिया गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जाना। चूंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस इसको भी जान लेते हैं। ये तो था पैटर्न ऑफ सेंटेंस, अब देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट मीन्स होता है भाग, ऑफ मीन्स काटी के, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, यानी कि वाक्य के भाग। कोई भी वाक्य जो होता है उसके कितने भाग होते हैं ये अब हम लोग सीखेंगे। तो देखें, ये ध्यान रहे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों से पूछा जाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस और वो आंसर देते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये ध्यान रखेंगे जब पार्ट पूछा जाए तो पार्ट बताएंगे, काइंड्स पूछा जाए तो काइंड्स बताएंगे। पार्ट मीन्स भाग होता है, वाक्य के कितने भाग होते हैं तो ये जाना है। सबसे पहले वाक्य के दो भाग होते हैं, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट जिसको कर्ता बोला जाता है और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट जिसको विधेय बोलते हैं। यानी कि कर्ता और विधेय, यानी कि किसी वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो डिफिनीशन जानते हैं, कैसे हम पहचानेंगे किसी वाक्य में कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे देखें इसका डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट, इसका डिफिनीशन होता है सब्जेक्ट इज द part of sentence in which about something is said। ये इसका डिफिनीशन है, देख लें। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, इज है या होता है, द पार्ट वह भाग, ऑफ सेंटेंस वाक्य का। यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वाक्य का वह भाग होता है इन विच अबाउट, इन में, विच जिसके, अबाउट बारे में, जिसके बारे में, समथिंग कुछ, इज सेड कहा जाता है। कह रहा है कि कर्ता किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो जानने के लिए एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। जैसे मोहन गोज टू
स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। तो अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले डिफिनीशन जैसा कि दिया गया है, इससे हम लोग देखेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड, किसके बारे में कहा जा रहा है। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। तो स्कूल जाने की बात जो है किसके बारे में कही जा रही है, सोच के बताएं कि स्कूल जाने की जो बात है किसके बारे में कही जा रही है। तो निसंदेह आपका जवाब होगा कि मोहन के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जब एक भाग पता चल गया है, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, पूछा जाए अगर आपके पास 5 रुपए है, उसमें से 2 रुपए आपने खत्म कर लिया, तो कितना बचा, यानी कि 2 निकल गया, तो जो बचा वही तो होगा आम, या फिर जो कुछ भी है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी है, जब 2 ही पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमको पता चल गया तो दूसरा पार्ट अनडाउटली वो प्रेडिकेट ही होगा। हालांकि इसका भी डिफिनीशन होता है, लेकिन जब एक बार हमको पता चल गया तो दूसरा भाग कौन सा होगा, प्रेडिकेट। अभी डिफिनीशन उसका हम बता रहे हैं, ये प्रेडिकेट होगा। एक बार फिर डिफिनीशन इसका, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, किसके बारे में स्कूल जाने की बात कही जा रही है, मोहन के बारे में, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब आइए चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, दूसरा प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ sentence which is said about subject। ये डिफिनीशन है, एग्जाम्पल देखेंगे, वही सेम एग्जाम्पल। मोहन गोज टू स्कूल, ये एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल जैसा कि सब्जेक्ट वाले में दिया गया था। इसका डेफिनेशन देखें, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। यानी कि प्रेडिकेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं। प्रेडिकेट जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इज होता है द पार्ट, भाग ऑफ सेंटेंस, वाक्य का। विधेय वाक्य का वह भाग होता है विच इज सेड, विच जो इज है सेड कहा जाता है, जो कहा जाता है समथिंग, कुछ जो कुछ कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में। अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब आइए उदाहरण पे चलते हैं। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। अब मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, इसके पहले जो डिफिनीशन था, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे मोहन के बारे में, चूंकि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, पहले वाले उदाहरण से क्लियर है, सब्जेक्ट है। इसके बारे में जो भी कहा जा, जो कुछ भी कहा जा रहा है वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट है। यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये डिफिनीशन हमारा प्रेडिकेट हो गया। डिफिनीशन अच्छे से याद कर लेंगे, डिफिनीशन याद रहेगा तो उदाहरण समझने में आसानी होगी। इसके बाद देखें क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये रहा पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है।
टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के ये ध्यान रखेंगे, वाक्य के प्रकार। इसके पहले वाक्य के भाग हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। अब देखें वाक्य के प्रकार। वैसे तो हाई स्कूल तक बच्चों को 5 प्रकार का बताया जाता है, लेकिन बच्चे जब इंटर में जाते हैं तो वो 3 प्रकार का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहां पे 5 वहां पे 3, तो इसका ऐसा नहीं है कि वैसे ही हो जाता है, इसका वो अपना अलग पैटर्न है, एक अलग स्वरूप है। वो अलग अलग आधार पे बांटा गया है। किसी आधार पे 5 प्रकार का बांटा गया है, किसी आधार पे 3 प्रकार का बांटा गया है। तो इस हिसाब से अगर कोई पूछता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस आधार पे पूछा जाता है उसी आधार पे हम बताते हैं। लेकिन हाई स्कूल तक बच्चों को जिस आधार पे पढ़ाया जाता है, जो उनके सिलेबस में दिया होता है, वो है भाव के आधार पे। जैसे हम किसी वाक्य को कैसे बोल रहे हैं, चूंकि एक ही वाक्य होता है और उसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो जिस तरीके से बोलते हैं वही उसका प्रकार हो जाता है। सर जैसे एक ही वाक्य को हम 2-3 टाइप से बोल रहे हैं। जैसे मैं खाना खाया हूं, मतलब मैं जवाब दे रहा हूं, ये सिंपल है, मैं खाना खाया हूं। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, मैं खाना खाया हूं, इसका मतलब हमने इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया है। पहले तो बोले मैं खाना खाया हूं, बता रहे हैं, सिंपल है। मैं खाना खाया हूं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, पूछ रहा है। तीसरा, एक जो इंपरेटिव होता है, वो 5 प्रकार आपके बताए जाएंगे, लेकिन वो वाक्य जो है मैं बोलकर बता रहा हूं, आप लोगों को कैसे पहचानेंगे? मैं खाना खाया हूं, मैं खाना खाया हूं, मैं खाना खाऊं। और एक एक्सक्लेमेटरी में जब जाएंगे हम, तो थोड़ा आश्चर्यचकित होगा, मैं खाना खाया हूं, इस टाइप से हो जाएगा। और इसी वाक्य को एक और आधार पे, भगवान करे मुझे खाना मिल जाए। तो ये 5 प्रकार होते हैं। भाव के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, जो हम बोलते हैं उस आधार पे ये 5 प्रकार के होते हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन होते हैं? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और 5वां होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के होते हैं हमारे पास। ये 5 प्रकार जान लें, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 5 प्रकार में इसको कैसे पहचानेंगे? इसका पहचान ये है, ये हमारा जो वाक्य है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस पैटर्न पे होगा और अंत में फुल स्टॉप होगा। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस क्रम में होगा और अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। डिफिनीशन इसका हो जाएगा, an assertive sentence is a sentence which express a statement, यानी कि एक साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि विधि सूचक वाक्य वह होता है जो कोई कथन व्यक्त करता है। An assertive sentence is a sentence which express a statement, जो एक कथन व्यक्त करता है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है। सब्जेक्ट क्या होता है ये बता दिया गया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये भी बता दिया गया है। तो अगर इस पैटर्न पे है, अंत में फुल स्टॉप है, तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं, राजू इज ए गुड बॉय। ये एग्जाम्पल है, अंत में फुल स्टॉप है। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस क्रम में है और अंत में क्या है? फुल स्टॉप है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया?
असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका पैटर्न क्या होता है? इसका पैटर्न बताने से पहले ये बारी बारी से एक एक को लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि जगह कम है और जब जगह ज्यादा रहेगा तभी समझने में मजा आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है इसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्नवाचक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक। सेंटेंस वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी अलग अलग से डिवाइड किया गया है, तो इसके प्रकार को हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जान लें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, एक ये हो गया, एक ये। ये दो वाक्य हमने लिखा हुआ है, ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पैटर्न क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, अथवा ये भी हो सकता है कि इसके पहले क्वेश्चन वर्ड हो। या तो ये यहां से स्टार्ट हो सकता है या यहां से स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि दोनों उदाहरण हमने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। तो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब हमने लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। अगर दो वर्ब रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही से जैसे भी वाक्य होगा उस हिसाब से वो यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अंत में इसके क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखते हैं कि इस पैटर्न पे है या नहीं। तो व्हाट क्या है? हमने ये कहा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है इसको भी तो जानना जरूरी है। आखिर क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? तो क्वेश्चन वर्ड वो होता है, प्रश्नवाचक शब्द वह होता है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे प्रश्न पूछने का बोध, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सभी इससे पूछा जा रहा है। जिसको किसी वाक्य में सम्मिलित करने से कुछ जवाब मांगा जाए, वही हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। जैसे व्हाट हो गया, 3-4 उदाहरण अभी हम बोले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो ये पहला जो एग्जाम्पल दिया है इसी तरह स्टार्ट हुआ है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो हम पहले ही बताए हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। तो दोनों उदाहरण हमने बता दिया है। उसके अलावा उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये क्रम होगा और अंत में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके पहले वाले में क्या था? फुल स्टॉप था अंत में। पैटर्न सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क है। अब पैटर्न ये है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ड जो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है अब देखेंगे यहाँ पर। An imperative sentence is a sentence which express an order, request, proposal, etc. is called an imperative sentence। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है आदेशात्मक। आदेशात्मक जिस वाक्य से आदेश का बोध होता है,
An imperative sentence is a sentence which expresses an order, request, proposal. It is called an imperative sentence. यानी कि जिस वाक्य से प्रार्थना, आदेश, प्रस्ताव इत्यादि का बोध होता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये वाक्य कैसे होते हैं तो देख लें। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप। इसका ये पैटर्न है। किसका? इंपरेटिव सेंटेंस। देखें इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसके पहले सब्जेक्ट था, दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट था, लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अर्थात सब्जेक्ट नहीं होगा तो होगा क्या? देख लें, जैसे हम किसी को कुछ कहते हैं, जैसे पानी लाओ, खाना लाओ, किसी से कुछ मांगते हैं या किसी को कुछ कहते हैं कि ये करो वो करो, तो जिसको हम कुछ कहते हैं उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। जैसे पानी दो या तुम मुझे पानी दो, ये हो गया। तो पानी दो तो जिससे हम कहें तो कार्य तो वही कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो जिसको ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे नहीं कहते तुम मुझे पानी दो, बल्कि ऐसे कहते हैं मुझे पानी दो। तो सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, तो उसका जो अनुवाद होगा उसको भी हम अनुवाद बनाते समय छोड़ देंगे, इसलिए सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में इसके भी फुल स्टॉप रहेगा। अब देखें जो असर्टिव सेंटेंस था उसके भी अंत में फुल स्टॉप था, और ये इंपरेटिव सेंटेंस है इसके भी अंत में फुल स्टॉप है। तो बस चिन्ह नहीं देखेंगे बल्कि उसका पैटर्न भी देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा कि हाँ वो असर्टिव है कि इंपरेटिव है। अगर उसको ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। बस चिन्ह से पहचानेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें भी फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप मिल जाए, बस फुल स्टॉप देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पूरा पैटर्न नहीं देखेंगे कि वो कैसा वाक्य है, क्या उसका आशय निकल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा चीज ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे, दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस देखें। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छात्मक भी कह सकते हैं, इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य क्या होता है? इच्छा व्यक्त होता है, यानी कि जिस वाक्य से इच्छा व्यक्त होता है वो इच्छात्मक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस, डिजायर, ब्लेस्ड etc is called optative sentence। जैसे may you live long, may you live long, तुम चिरायु हो, इसका अर्थ हो जाएगा तुम चिरायु, may you live long। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। may you live long यानी कि तुम चिरायु हो, तुम जियो, लंबे, तुम दीर्घायु हो, लंबे समय तक जियो। तो इच्छा व्यक्त मैं कर रहा हूं, यानी कि जो इच्छा व्यक्त होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और उसका क्या पैटर्न होता है ये देखेंगे। ज्यादातर ये वाक्य में से स्टार्ट होता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ वाक्य हमारे में से स्टार्ट नहीं हो। जैसे लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, ये भी हो सकता है में से स्टार्ट ना हो, मतलब दूसरे किसी वर्ड से स्टार्ट हो, लेकिन ये होना चाहिए कुछ वाक्य से इच्छा व्यक्त हो। तो अगर इच्छा व्यक्त हो रहा है तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ये अलग बात है कि ज्यादातर वाक्य में से स्टार्ट होते हैं, कुछ वाक्य बिना में से भी स्टार्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज इच्छा व्यक्त होना चाहिए, और इसका जो चिन्ह होता है ये, यानी कि ऐसे हम बनाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये चिन्ह है। अब यही चिन्ह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है, लेकिन वहां पे कैसे पहचानेंगे ये ध्यान दें। यहाँ पे वाक्य के अंत में होता है ये चिन्ह। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वाक्य के अंत में ये चिन्ह होता है। अब आते हैं जो पांचवा दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय क्या होता है? यानी कि जो आश्चर्य प्रकट करता है, वह वाक्य जो आश्चर्य प्रकट करता है वह हमारा विस्मय बोधक वाक्य होता है। डेफिनेशन: एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। यानी कि सुख अथवा दुख का एक जोरदार भावना जो व्यक्त करता है वही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे ये देखें। अलास माई फ्रेंड है बीन ruined। दूसरा रा वी है on the mind। तीसरा what a beautiful What a beautiful sight। अब देख लें यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये पूरा एग्जाम्पल इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उस टाइप का वाक्य आ जाए तो आपको पहचानने में दिक्कत न हो। तो आश्चर्य व्यक्त होना चाहिए, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो। अब देखते हैं यहाँ पे दिया है अलास। अलास क्या होता है? ये एक दुख सूचक शब्द होता है, शोक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शोक। ये दुख सूचक शब्द है और इस शब्द के पास अलास ये चिन्ह लगा हुआ है। इसके पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको बताया उसमें ये बताया था कि ये जो चिन्ह होगा वो आप अंत में रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव मार्क बोला जाता है। और यही चिन्ह उन शब्दों के पास या फ्रेज के पास अगर होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, अंत में नहीं। तो अलास अब ये चिन्ह है, यानी कि ये हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस है। ये हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाएगा। अब ये पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाएगा जिसमें एक ये दुख सूचक शब्द है और एक सिंपल सेंटेंस। उसी तरह ये हुर्रा, ये प्रसन्नता का सूचक शब्द हुर्रा, खुशी आ जाती है। वी हैव ओन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। मैच जीत चुके हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे हम मैच जीत चुके हैं, हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं, ऐसा कहते। खुशी, एक खुशी की लहरें आ जाती है। लेकिन जब कोई दुख सूचक हम शब्द बोलते हैं या कहते हैं तो उससे हमारा चेहरा झुका हुआ या मायूसी छाई रहती है। लेकिन जब खुशी वाला कोई चीज रहता है तो चेहरे पे एकदम खुशी आ जाती है। उसी तरह से ये है, ये दुख सूचक, ये प्रसन्नता सूचक शब्द है, इसके पास है, यानी कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये असर्टिव सेंटेंस है, दोनों मिलकर के हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या सुंदर दृश्य, क्या सुंदर दृश्य। तो अब यहाँ पे देखें ये मार्क लगा हुआ है, तो बस चिन्ह पे नहीं जाएंगे आप, दिया हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, बच्चे इसको पहचानने में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन ये ऑब्जेक्टिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि कुछ बच्चे बस चिन्ह देखते हैं। तो इसके पहले हमने बताया था कि अंत में वो चिन्ह होता है, तो कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग वश ये समझ लेते हैं कि यही अंत हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये भले ही दिख रहा है अंत में है लेकिन वो अंत में नहीं है। जैसे शरीर में दर्द होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन दर्द तो होता ही है। उसी प्रकार इस वाक्य में
भले ही यहाँ पे सब्जेक्ट न दिख रहा हो, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट है। इस वाक्य को बस अधूरा लिखा गया है, इसलिए ये नहीं समझेंगे कि ये अंत में चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि ये वाक्य कभी कभी यहीं पे समाप्त हो जाता है, या कभी कभी इसको पूरा लिख दिया जाता है। इसको आर करके हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, आर इट इज। ये वाक्य चाहे तो यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, अथवा व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ऐसे कर सकते हैं। वो मार्क अंत में। अब ये हमारा हो गया, अंत में मार्क लगा हुआ है। लेकिन अंत में लगा जरूर हुआ है, लेकिन आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? आश्चर्य, कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य, वैसी भाव आने चाहिए। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बस इतना ही दिया है। ये 5 प्रकार बता दिया गया आप लोगों को। सबसे पहले हमने आप लोगों को सेंटेंस बताया, उसके बाद उसका पार्ट बताया, पैटर्न बताया और काइंड्स बताया। तो ये सारे चीज आप लोगों के इस चैप्टर 1 में दिए हुए थे। ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो आप इस वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।